धन्यवाद सर। अ, यहाँ सभागार में उपस्थित श्रोताओं से निवेदन है, अगर कुछ प्रश्न उनके हैं तो आप किरोला जी से आप पूछ सकते हैं, वो आपकी जिज्ञासा का समन करेंगे। हाँ, पंजानी जी आप पूछिएगा। जैसे व्यक्तिगत तौर पर जो पहाड़ों के से जुड़े मिथक हैं, लोक कथाएं हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर कोई प्रयास हो रहे हैं? मतलब सरकार को तो छोड़ दीजिए, अब उम्मीद करना बेकार है, वो खाली योजनाएं बनती हैं, पर मतलब कोई व्यक्तिगत तौर पर अगर ऐसे कोई प्रयास हो रहे हो तो आप और हम सबसे छोटी छोटी अपने स्तर से लगे जितने यहाँ लोग बैठे हैं, हम कहा तो आपसे नहीं, लेकिन आप में से अधिकतर साथी कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटियां करते हैं, ये कोई कहने की जरूरत सब लोग समझते हैं। मैं सोचता हूँ अपने स्तर से छोटा छोटा प्रयास हम कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हैं करते हैं। बच्चे आए, हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ हमारे बीच बच्चे भी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। बच्चों आप पूछें, आपको पूछना है क्वेश्चन। जो अभी सर ने अपने विचार व्यक्त किए, आपने सुना होगा, तो आप चलिए अभी आगे पूछिएगा। ठीक है, पूछ रहे हैं, कोई पूछ रहे हैं? बुला लीजिए, बाद में भी हो सकता है। हाँ ठीक है, आप सोच के रखिए अभी। मैं हाँ, हमारे मुख्य वक्ता के वक्तव्य के बाद मेरा आग्रह रहेगा यहाँ भारत के सचिव तन्मय मंगाई जी से। तन्मय मंगाई जी जहाँ भी हैं, सुन रहे हैं मेरी आवाज? तो आप हमारे आज के मुख्य वक्ता को, आप आगे आए, मुख्य वक्ता को पौधा और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान कीजिए। करतल ध्वनि से आप धन्यवाद तन्मय मंगाई जी। अब इस क्रम में अगले अतिथि वक्ता हैं आदरणीय डॉक्टर नंद किशोर हटवाल जी। उनको परिचय के साथ मैं आमंत्रित करूंगी। आपका जन्म 21 अप्रैल 1963 में विकासखंड जोशीमठ, जिला चमोली, उत्तराखंड में हुआ। आपकी शिक्षा एमए, पीएचडी, ड्राइंग डिप्लोमा। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, मुख्यतः आओ चांचड़ी नाचे गाएं बाल साहित्य, चांचड़ी झमाको चांचड़ी नृत्य गीत पर आधारित है, चमत्कार कहानी संग्रह, भय मुक्त बुग्याल कहानी संग्रह, मंगलू जागरिया हिंदी नाटक, जमनदास ढोली हिंदी नाटक आदि अनेक नाटक लोक गाथा पर आधारित लिखे गए हैं। गढ़वाली तथा हिंदी में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक साहित्य तथा समाज पर विगत 40 वर्षों से निरंतर आपका लेखन चल रहा है। 1 दर्जन से अधिक किताबों, स्मारिकाओं का संपादन भी आपके द्वारा हुआ है। आकाशवाणी से गढ़वाली हिंदी में 2 दर्जन से अधिक कहानियां, कविताएं तथा वार्ताओं का प्रसारण भी हो चुका है। अनेक पाठ्य पुस्तकों, पठन सामग्री, रीडिंग कार्ड, बाल साहित्य, हस्त पुस्तिकाओं, शिक्षण और प्रशिक्षण साहित्य का लेखन भी आपके द्वारा हो चुका है।
उत्तराखंड के समाज संस्कृति पर आधारित अनेकों रेखांकनों की रचना तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, मुख पृष्ठों, पुस्तकों में प्रकाशन हो चुका है। आपका स्वतंत्र लेखन है और वर्तमान में आप नेहरू कॉलोनी देहरादून में निवास कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आदरणीय आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कमला पंत दीदी, हमारे मित्र और बाल पहरी के संपादक उदय किरोला जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विद्या सिंह मैम जी, संचालक कल्पना बहुगुणा जी और यहाँ हॉल में उपस्थित समस्त विद्वत्गण, उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषाओं में बाल साहित्य, ये मेरा विषय है। और पहले थोड़ा सा मैं बाल साहित्य हम किसको कहते हैं ये मैं खुद भी जो समझता हूँ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शायद बाल साहित्य की सबसे सरल परिभाषा ये होगी कि जो बच्चों के लिए लिखा जाता है उसको बाल साहित्य कहते हैं। उनकी एजुकेशन के लिए लिखा जा रहा है, मनोरंजन के लिए लिखा जा रहा है, उनको चुप कराने के लिए लिखा जा रहा है, उनको खुश करने के लिए लिखा जा रहा है, ये दूसरा चरण है इसका। बच्चों के, जैसे किरोला जी कहते हैं, बाल मनोविज्ञान के अनुरूप जो लिखा जा रहा है वो बाल साहित्य है सीधे। अब एक सवाल हमारे सामने एक और उठता है कि बच्चे किसको माने हम अपने वक्तव्य में, क्योंकि उदय किरोला जी हमारे बीच अभी वो कह रहे थे मुझे बोलना नहीं आता है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ आपको करना आता है। आप विगत 30 सालों से जो कार्य कर रहे हैं बच्चियों के बीच और बाल साहित्य को लेकर के अभूतपूर्व है, खासकर उत्तराखंड में। तो आपने अभी 4 कैटेगरी बताई बाल साहित्य की, शिशु साहित्य, शिशु गीत जैसे कह रहे हो, फिर बाल गीत, किशोर गीत, युवाओं के गीत, यानी कि शिशु साहित्य, बाल साहित्य, युवा साहित्य, किशोर साहित्य। क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा, प्राथमिक और माध्यमिक विभाग से, और इनके लिए हम लोगों के समक्ष इन बच्चों के लिए साहित्य तैयार करने की चुनौती जब तक आती रही, तो ये क्या हम बच्चा किसको कहेंगे? 18 साल के कम उम्र के, आमतौर पे हमारे सामने एक परसेप्शन है कि 18 साल के कम उम्र के बच्चे, कानूनी परिभाषा है वो नाबालिग, उनको हम बच्चा मान लेते हैं, उनका मतलब साहित्य एक। लेकिन क्या साहित्य की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से तो कानून की तो एक सीमा होती है भाई, उनको कुछ ना कुछ परिभाषित करना है, लेकिन क्या साहित्य की दृष्टि से यह उचित है? और क्या यह फिजिकल एज के अनुरूप हमारा साहित्य होना चाहिए? ये आज का हमारे सामने वर्तमान के सवाल है। जैसे जैसे समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, चेतना का विकास होता है, वैसे वैसे हमारे समाज में वर्गीकरण भी बढ़ता है, स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण। अभी आपने देखा होगा, आज से हमारे बचपन में हम जब गाँव में रहते थे तो हमने बेबी फूड जैसा कोई चीज नहीं सुन रखी थी। एक खाना बनता था ना, एक बट्टू में दाल बनती थी, उसको छोटा बच्चा से 6 महीने के बच्चे से लेकर के 80 साल का बूढ़ा उसी को खाता था।
स्पेशलाइजेशन नहीं था, विशिष्टीकरण नहीं था। मुझे अच्छे से याद है जब हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे, एक बार एक व्यक्ति थे, उसकी उनकी पत्नी गिरी तो उनकी हड्डी टूट गई थी। तो तब उस जमाने में पूरे उधर चमोली में गोपेश्वर में था एक डॉक्टर, एक डॉक्टर। तो ये हुआ कि भाई इसको गोपेश्वर ले, उसके पिताजी, उस लड़के के पिताजी वैद्य थे। तो आप जैसे वैद्य के पास हड्डियों का इलाज नहीं होता, तो ये हुआ कि भाई गोपेश्वर ले चलो, गोपेश्वर ले सकते। तो वो गाड़ी से जा रहा था जब, तो वो श्रीनगर ले गया अपनी पत्नी को। तो उसके पिताजी उस पर गुस्सा हो गए। हम लोग बच्चे थे यार, डॉक्टर तो गोपेश्वर में भी, श्रीनगर क्यों ले गया? तो जब वहां से आया वो इलाज करा के, तो उसने अपने पिताजी को समझाया कि भाई वहां पर जो है हड्डियों, ये गोपेश्वर वाला जो डॉक्टर है ये तो फिजिशियन है, श्रीनगर में हड्डी वाला डॉक्टर आया। तो हमारी भी समझ में नहीं आया था हड्डी वाला डॉक्टर क्या होता है। डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। स्पेशलाइजेशन, जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान में प्रगति हुई, अब आज आप भी महसूस कर रहे होंगे कि हम लोग उतने स्पेशलाइजेशन को जानते ही नहीं है जितना चिकित्सा विज्ञान में है वर्तमान में। जैसे बहुत समय बाद हमको पता लगा कि नाक और कान वाला अलग ही होता है, वो खाली नाक कान गले का होता हो। अरे भाई गजब हो गया। एक वो ब्लड वाला क्या बोलते हैं उसको, खून वाला अलग ही होता। किसको दिखाना है साहब? तो गोपेश्वर जाते थे ना हम लोग, तो वो बोलते किसको दिखाना है आपको, किस डॉक्टर को दिखाना है? हमारी समझ में नहीं आता था क्या डॉक्टर बोल रहे हैं, भाई डॉक्टर को दिखाना है ना। तो वहां हमारे देखते देखते 6-7 विभाग आ गए थे ना, अलग अलग। वो नाक कान वाला भी आया था कुछ समय बाद, हम हंसते थे उसको ऐसा सुन करके, नाक कान गला देखेगा भाई, और चीज नहीं देखेगा। लेकिन ये प्रगति है विज्ञान की, और ये एक प्रगतिशील, जैसे जैसे चीजों में ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं और उपशाखाओं का जन्म होता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सभी जगह है। बाल साहित्य को लेकर भी ऐसा ही है। आज से धार्मिक साहित्य में आपने देखा होगा, बाल साहित्य अलग से कभी नहीं लिखा गया। बाल साहित्य स्त्रियों का साहित्य, टेक्निकल साहित्य, विज्ञान साहित्य, क्योंकि वो बहुत प्राचीन काल में आदमी ने जब सबसे शुरू में लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले उसने धार्मिक साहित्य लिखा, नैतिक साहित्य लिखा। लेकिन जैसे जैसे लिखने में प्रगति हुई, तो फिर उसकी शाखाएं उपशाखाएं पैदा होती गई। वैसी बाल साहित्य का भी, बाल साहित्य का लेखन बहुत आधुनिक चीज है। जब हमारी समझ में आया कि नहीं यार, बच्चों के लिए, जैसे अब आज की हमारी डेट में, अरब जो लोग ठीक ठाक जिनके पास तनख्वाह है, तो उनके घर में 2-2, 3-3 तरह का खाना बन रहा है। बच्चों के लिए अलग बनता है, अलग से स्पेशल बनता है, बुजुर्गों के लिए अलग बनता है। क्यों? संसाधन हो गए, चेतना हो गई है, उपलब्धता हो गई है। वैसी बाल साहित्य का भी है। आज की तिथि में ये माना जा रहा है, वो तो बहुत पिछड़ेपन की बात हो गई ना, कि हाँ मतलब बाल साहित्य मैंने 18 वर्ष से कम के बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ ऐसा गीत जैसा होना चाहिए, उसके आगे के लिए अलग होना चाहिए। यानी 2 कैटेगरी नहीं है, बाल साहित्य और बड़ों। बाल साहित्य की आज की तिथि में कम से कम 10 तरह की के वर्गीकरण है। और हम जिस क्षेत्रीय भाषाओं में बाल साहित्य की बात कर रहे हैं, अभी हम इस स्पेशल साहित्य से, वर्गीकृत साहित्य से, विशिष्ट साहित्य से बहुत दूर है। अभी पूरा हिंदी में ही ये नहीं है। मैं तो क्षेत्रीय भाषा की बात कर रहा हूं। तो हम जब बाल साहित्य की बात कर रहे हैं, तब हमारे सामने ये सवाल भी आता है, ये कैटेगरी भी आती है कि कौन सा 3 से 6 वय वर्ग के बच्चों का साहित्य, भाई जाहिर है वो अलग होगा। 6 से 9 वय वर्ग के लिए अलग होगा, 9 से 12, 12 से 16 मतलब किशोर, फिर 18। तो एक दौर में, अब आपने देखा होगा जैसे कक्षावार जो हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं भाषा की या दूसरे विषयों की, तो आप अगर कक्षा 1 का कोई पाठ देखेंगे, कक्षा 8 का कोई पाठ देखेंगे, या 1 का कोई पाठ देखेंगे, हो सकता है पहले तो हम लोगों ने पढ़ा तो अंतर हम लोग भी महसूस करते रहे हैं, लेकिन कॉमन में हो सकता है अंतर न महसूस करें, लेकिन कक्षा 1 के पाठ में और 2 के पाठ में अंतर होता है। कक्षा 1 के 2 और 5 के पाठ में अंतर होता है, और कक्षा 1 का पाठ नंबर 1 और पाठ नंबर 4 में भी बहुत अंतर होता है। आज जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं
खासकर अंग्रेजी में जो बहुत उन्नत सभ्यताएं और उन्नत भाषाएं हैं, वो इतना स्पेशल बच्चों पर इतनी बारीकी से काम कर रहे हैं। खासकर हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय कुछ संस्थाएं जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, रूम टू रीड है, प्रथम संस्था है, और हमारे भारत की जो NCERT और NBT है, वो भी थोड़ा थोड़ा इस नए सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं और नए सिद्धांतों का, नए ज्ञान का और बाल साहित्य के नई चेतना का ये मानना है कि बच्चों के लिए बहुत स्पेशल और वर्गीकृत साहित्य होना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, हम बाल साहित्य के नाम पे कहानी और गीत के अलावा तीसरी चीज नहीं आती हमारे दिमाग में। और आज मैं जिस क्षेत्रीय भाषाओं में बाल साहित्य की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी की बात भी नहीं कर रहा हूँ। वहां पर पहले तो है ही नहीं, और अगर है तो गीत, कविता, और वो भी राइम, तुकबंदियां और कथाएं, वो भी बहुत कम, बाल कथाएं, क्षेत्रीय भाषा में बाल कथाएं। और वो लगभग, वो जो अभी आप लोक कथाओं की बात कर रहे थे, उसको हम बाल साहित्य मान रहे हैं, जबकि लोक कथाएं पूर्ण रूप से बाल साहित्य नहीं होती। सारी लोक कथाएं बाल साहित्य की श्रेणी में हम नहीं रख सकते। उनको भी हमको चयनित करना पड़ेगा और उनका एडोप्टेशन करना पड़ेगा, तब जाकर के वो हम उस बाल साहित्य कहलाने लायक होगा। वो मतलब हम बाल साहित्य को ऐसा पुराने जमाने का दाल भात, आज की इस उन्नत अवस्था में यदि हम सोच रहे हैं बहुत आगे बढ़ गए, तो हम उस रूप में नहीं परोस सकते हैं उनको। जैसे लोक कथाओं को हम एज इट इज बाल साहित्य के रूप में बच्चों को परोसना खतरनाक है। उसकी भाषा, उनके कंटेंट, उनकी जो फाइंडिंग है, वो सब आपत्तिजनक भी होती है कुछ चीजें। तो अब हमारे सामने एक चुनौती ये आती है कि अब क्या होता है। अभी मैं एक भौतिक उम्र की बात कर रहा था, जैसे 18 साल तो एक हमारी शारीरिक उम्र है वो, या 15 साल या 10 साल। तो क्या हुआ कि इस पर काम करते करते, उम्र के अनुसार काम करते, कि पहले उम्र के अनुरूप ही साहित्य का विकास हो। जैसे अब जो हमारे क्लास हैं, जो हमारी पढ़ाई लिखाई क्लासेज हैं, वो तो उम्र के अनुसार ही होती है, शारीरिक उम्र के अनुसार। मानसिक उम्र जैसी हमारे यहाँ कोई चीज नहीं होती। लेकिन अभी बाल साहित्य में एक नया डेवलपमेंट ये है कि अब इसको, बाल साहित्य को हम शिशु साहित्य, किशोर साहित्य या बालिका साहित्य या इस तरह के साहित्य में विभाजित न करके अब उसको लेबल के अनुसार कर रहे हैं। जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। और इसका मतलब उम्र से नहीं है। क्यों? ये देखा गया कई बार क्या होता है, जैसे एक ये जो है एक स्थायी विमर्श का विषय रहा है हिंदी में भी, और सभी उसमें एक धारा, विचारों की एक धारा ये कहती रही कि बाल साहित्य कुछ नहीं होता अलग से। जैसे प्रेमचंद ने कोई बाल साहित्य थोड़ी लिखा है। ईदगाह कहानी आप नहीं पढ़ी, हमने भी पढ़ी है, वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी कहानी है वो, लेकिन उन्होंने उसको बाल साहित्य की, वो बड़ों के लिए भी उतनी अच्छी है और बच्चों के लिए भी उतनी अच्छी, सही बात है। और भी ऐसी कई कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां बड़ों की जितनी प्रिय है, बच्चों की भी इतनी प्रिय है। तो ये बाल साहित्यकारों के सामने, एकेडमिक लोगों के सामने ये एक चुनौती थी कि हम आखिर क्या करें, क्या माने इसको। तो अभी जो नया अपडेट है वो ये है कि अब लेबल की बात कर रहे हैं। जैसे क्या हुआ, एक बार मैं 20-22, तब मैं नया 22-24 साल की उम्र में, मुझे एक महाभारत की किताब मिली, बाल महाभारत। तो वो शायद गीता प्रेस गोरखपुर ने निकाली थी, उन्होंने तो बच्चों के लिए निकाली थी, लेकिन मुझे महाभारत जैसा लिटरेचर पहली बार मिला। मुझे लगभग 150 पन्नों की रही होगी वो, बहुत सरल करके वो पूरा महाभारत के 18 पर्व उसमें लिखे गए थे। इतना शानदार तरीके से लिखा गया था वो कि मतलब मैंने वो पूरा पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी आप 6, 7, 8 में रामायण की कथा की एक किताब है, NCERT ने तैयार की है वो, और 7 में महाभारत की कथा, और 8 में भारत एक खोज। ये 3 किताब लगती है, NCERT ने तैयार की। उन्होंने तो बाल साहित्य के नाम से तैयार कर रखी है वो, लेकिन उसको आज
बड़े जो कंपटीशन देता है ना बच्चे, जो वो पढ़ता है, वो भी पढ़ता है। मतलब अब आप क्या कहेंगे, आप तो कैसे कहेंगे, ये तो सब वो धारणा ही गड़बड़ होगी ना, ये बाल साहित्य है साहब ये। तो अब ये माना जा रहा है कि लेवल 1, यानी कि कई बार क्या होता है, जैसे मैं अगर कला वर्ग का विद्यार्थी हूं और मुझे विज्ञान विषय पर कोई किताब मुझे पढ़नी है, तो मुझे लेवल 1 या लेवल 2 की किताब अच्छी लगेगी ना, वही तो मेरी समझ में आएगा, क्योंकि मैं विज्ञान का छात्र हूं नहीं। फिजिक्स के किसी सिद्धांत पर कोई किताब कहीं से अगर मुझे मिले, मैं वो पढ़ना चाहूं, तो मेरी समझ में लेवल 1 या लेवल 2 की किताब आएगी, ज्यादा से ज्यादा लेवल 3 की आएगी। इसमें उम्र की तो कोई बात ही नहीं है। कई बार हमको, आपने ही महसूस किया होगा, कई बार ये कॉमिक्स वगैरह आती थी ना, तो हमको कॉमिक्स बहुत अच्छी लगती थी, बड़ी उम्र में भी हम कॉमिक्स को पढ़ते थे। तो बाल साहित्य, जो लोग ये कहते हैं कि बाल साहित्य अलग से कुछ नहीं होता है, वो इस दृष्टिकोण से सही है, वो लेवल 1 का साहित्य है। और एनसीईआरटी ने रूम टू रीड वाले जो नया अभी आज की डेट में जो साहित्य तैयार कर रहे हैं, वो लेवल के अनुसार कर रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और पुस्तकालय साहित्य है वो इवन तो उसको लेवल भी नहीं लिख रहे हैं, उसमें कलर वगैरह कर देते हैं वो। और इससे क्या होता है कि बच्चा जैसे ऐसा, वरना अगर मैं ये लिख दूंगा कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए, जो 6 का विद्यार्थी होगा ना, उसकी तो आपको लेगा ही नहीं, वो लेगा 5 वालों के लिए तो बेकार है ना, हमारे, मैं तो बड़ा आदमी हो गया। तो ऐसा वर्गीकृत स्पेशल बाल साहित्य की आज की तिथि में जरूरत है। और क्षेत्रीय भाषाओं में तो अब ये तो लेवल के अनुसार हो गया। अब हम विषय वस्तु के अनुसार, जैसे विज्ञान साहित्य, कला का बाल साहित्य, और भूगोल का परिचय देने वाला बाल साहित्य, जैसे मैंने कहा ना, हम बाल साहित्य के नाम पे कविता और कहानी के अलावा तीसरी जगह नहीं जाते। कथेतर बाल साहित्य की निहायत कमी है पूरे हिंदी में ही, जो हम लोग पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि कथेतर बाल साहित्य, हिंदी मतलब ये माना ही नहीं जा रहा है कि बच्चे कथेतर भी पढ़ सकते हैं। माना ये फूल संग्राम, हम इसको बच्चों का पर्व बोलते हैं, बच्चों का पर्व कहते हैं। क्या किसी ने, जब हम बच्चे रहे हो या आज की डेट में भी, आपने बाल साहित्य के रूप में फूल संग्राम के बारे में कहीं कुछ पढ़ा है? बाल साहित्य के प्रारूप में, बाल साहित्य के रूप में नहीं पढ़ा। यानी फूल संग्राम पर कोई 500-700 शब्दों का चित्रात्मक हमारे पास कोई साहित्य नहीं है। हम ये बच्चों का पर्व है। किसी स्थान विशेष का परिचय देने वाला बाल साहित्य नहीं है, जो कथेतर की मैं जो बात कर रहा हूँ। कोई रिपोर्टाज नहीं है हमारे बच्चों में, संस्मरणात्मक साहित्य नहीं है, आत्मकथा साहित्य नहीं है, जीवनी साहित्य नहीं है। बाल की बात कर रहा हूं मैं, जीवनी बाल साहित्य हमने काम नहीं किया है। मतलब मैं हिंदी में, अगर आप एनसीईआरटी अभी जो हम गए थे यहाँ पे स्कूल में, माध्यमिक शिक्षा में आमंत्रित करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, लेकिन अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में कम है। और मैं इस वक्त क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में बात कर रहा हूं, यहाँ शून्य है क्षेत्रीय भाषाओं में। बाल साहित्य लिखने की शुरुआत ही नहीं हुई है। 13 क्षेत्रीय भाषाएं हमारी उत्तराखंड में। भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण 2013 में जो सर्वेक्षण हुआ था गणेश देवी के निर्देशन में, उसमें उत्तराखंड में 13 क्षेत्रीय भाषाओं को चिन्हित किया गया है सर्वे में। 3 भाषाएं इसके अलावा और हैं जिनका सर्वे नहीं हो पाया, आइडेंटिफाई हुई है। पर्वती, गुज्जरी और कोरवी, ये 3 भाषा लिस्टेड तो हुई है, लेकिन इनका सर्वे नहीं हो पाया, कोई मिला नहीं। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये भाषा भी यहाँ एग्जिस्ट करती है, बहुत अच्छी खासी संख्या में इनको बोलने वाले लोग हैं। आज छोटी भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व के बारे में सब लोग विज्ञ हैं। यूनेस्को पूरे वर्ल्ड वाइड जो है छोटी भाषाओं को बचाने की एक मुहिम छेड़े हुई है। पूरे जो यूरोपीय देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन्होंने अपने यहाँ की मृत प्राय, लुप्त प्राय भाषाएं सभी को जीवित कर चुके हैं और कर रहे हैं। बहुत बहुत योजनाएं वहां बन रही है। हमारे देश में अभी संकट की स्थिति बनी हुई है।
उत्तराखंड में भी बनी है। हमारी 13 के 13 भाषाएं यूनेस्को की सूची में संकटग्रस्त भाषाओं की श्रेणी में है। 13 की 13 गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, रंगपा, बोक्सा, थारू, राजी, जाड़, बंगाणी, ये जो 13 भाषाएं हैं, ये जौनपुरी, जो वन राज्यों की भाषा, उसमें एक आंकड़ा था मेरे पास, 250 लोग उसको बोलने वाले रह गए हैं। वो भी मेरे समझ से 8-10 साल पहले का। कोई क्यों भाषा की कोई गिनती तो होती नहीं है, लेकिन 200-250 बोलने वाले रह गए। अभी हमने 3 साल पहले यहाँ पर एक भाषा उत्सव किया था, जिसमें इन 13 शिक्षा विभाग के तहत, जिनमें इन 13 भाषाओं के बच्चों को हमने अपनी मातृभाषा में कुछ कार्यक्रम लाने को बोला। तो जो जाड़ के बच्चे थे, वो जाड़ वाले बच्चे और बनराजी के बच्चे आ रखे थे, लेकिन उन्होंने कहा सर हमारी भाषा में गीत ही नहीं है। तो फिर उन्होंने 1-2 जो गढ़वाल, कुमाऊनी के या हिंदी के गीत थे, उनको अपनी भाषा में अनुवाद किया और फिर वो मंच से प्रस्तुत किया। कारण खत्म हो गए थे, क्योंकि लोग खत्म हुए तो गीत भी खत्म हो जाते हैं। पहले गीत खत्म होते हैं, साहित्य खत्म होता है, उनके जानकार खत्म होते हैं, फिर बोलने वाला खत्म होता है। तो ये तो मौखिक साहित्य की बात है। लिखित साहित्य लिखने की जो अभी मैं जब जिस कैटेगरी की बात कर रहा था मैं, अब अगर हम लिखने के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर बच्चों का लिखित साहित्य और बच्चों का परंपरागत और अथवा लोक साहित्य, फिर 2 कैटेगरी होती है बच्चों की। परिनिष्ठित बाल साहित्य या शिष्ट बाल साहित्य और लोक बाल साहित्य। पूरी 13 भाषाओं में जब भाषा है तो उसका साहित्य होता है। गढ़वाली है तो लोक कथा लोक साहित्य हुआ, उसका लोकगीत गढ़वाली भाषा का लोक साहित्य हुआ। आणे, पखाणे, लोक कथाएं, नाटक, प्रहसन, ये लोक साहित्य होते हैं किसी भी भाषा के। और लोक साहित्य भाषाओं में जिंदा रहता है, यानी जाड़ भाषा है तो उसका लोक साहित्य भी जरूर होगा। लेकिन गढ़वाली, यहाँ पर स्थिति है, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी के अलावा बंगाणी और रवाल्टी में भी थोड़ा सा काम हो रहा है। इक्के दुक्के लोग अपने महावीर रवाल्टा और कुछ लोग उत्साही लोग काम कर रहे हैं। छुटपुट रूप से लोक साहित्य का संग्रहण हुआ है और बाल साहित्य का तो हुआ ही नहीं है। लोक बाल साहित्य वैसे ही पड़ा हुआ, खत्म हो गया, क्योंकि उसको साहित्य मान ही नहीं रहे हम। और वो सबसे प्रिय होता है, बच्चे बहुत मजा लेते हैं लोक बाल साहित्य का। मैं और जैसा मैंने शुरू में कहा, कथा, अब देखिए क्या होता है ना, हम ये बोलते हैं, मतलब ये हम लोग अपने साथियों को ही बोलते हैं, पढ़ नहीं रहे साहब, पढ़ता नहीं है कोई, पढ़ ही नहीं रहे लोग, पढ़ ही नहीं रहे। तो हमारा मतलब कहीं ना कहीं कहानी और कविताओं से होता है। मैं बच्चों को बोल रहे नहीं पढ़ रहे, मतलब हमने जो बाल साहित्य लिखा हुआ, कहानी लिखी हुई, कविताएं लिखी है, वो नहीं पढ़ रहे हो। कहानी और हमारे 100% लोग कहानी और कविताओं के पाठक नहीं होते हैं ना। पाठकों की भी तो कैटेगरी टेस्ट होते हैं अलग अलग। क्या हमने बच्चों को विविधतापूर्ण बाल साहित्य उपलब्ध करवाया है? क्या हमने विज्ञान का बाल साहित्य उपलब्ध करवाया है? हमने किस्से, बाल साहित्य के रूप में किस्से हैं हमारे पास, बाल साहित्य के रूप में संस्मरण या जिनको प्रेरक प्रसंग बोलते हैं, छोटे छोटे, वो हैं क्या? क्या हमारे पास कृषि का बाल साहित्य है? कृषि का साहित्य नहीं है। मैं जो गांव के बच्चे हैं उनको बहुत रुचि है बकरियों के, कैसे बकरियां, यहाँ से हम वहां ले गए बकरियां बुझाल में, और 600 बकरियां थी, और जब वापस आई तो 1200 हो गई। कैसे हुई? क्या ये बताने वाला हमारे पास बाल साहित्य है? हजारों शोध हुए हैं हमारे पास, शोध की कमी नहीं है। बुग्यालों पर, हिमालय पर, ग्लेशियर पर, पर्यावरण पर, बायोडाइवर्सिटी पे, इकोलॉजिकल बैलेंस पे, सब पे काम हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पे। क्या ये सभी ज्ञान बाल साहित्य के रूप में हमारे पास है? हिंदी में, अंग्रेजी की बात, हिंदी कितनी पीछे है अभी अंग्रेजी से, और क्षेत्रीय भाषाओं में तो हम अभी सोच ही नहीं सकते, है ही नहीं।
तो इस दिशा में फिर मैं बार बार उदय किरोला जी का बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि एकमात्र पत्रिका उत्तराखंड में गढ़वाली कुमाऊनी भाषा भाषी लोगों का 50 लाख का आंकड़ा है। 30 लाख गढ़वाली, 30-35 लाख गढ़वाली भाषी और 20-25 लाख कुमाऊनी भाषी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इससे कम संख्या में बोलने वाले भाषा 8वीं अनुसूची में है। कोंकणी, सिंधी, इनकी संख्या, लेकिन संख्या से वहां पे कोई मतलब नहीं है, ये अलग सा विषय है। इतनी बड़ी भाषाई पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए हमारे पास उत्तराखंड में आज की तिथि में एक बाल पत्रिका है, बाल प्रहरी, जिसको उदय किरोला जी का, उसी में कुमाऊनी गढ़वाली के लिए वो, क्योंकि उतना है ही नहीं, कुछ रचनाएं उसमें दे देते हैं। बाकी क्षेत्रीय भाषाओं में न तो लोक बाल साहित्य का संकलन हुआ है और न ही आगे होने की संभावना दिख रही है। ऐसा कोई हमारे यहाँ पर साहित्य अकेडमी वगैरह तमाम चीजें हैं, लेकिन न इंस्टीट्यूशनल कोई प्रयास हो रहे हैं, न विश्वविद्यालय के स्तर से प्रयास हो रहे हैं, न विभाग के स्तर से, न भाषा संस्थान के स्तर से, और वैयक्तिक अब कितना करेगा। अब उदय किरोला जी कर रहे हैं, लक्ष्मण नेगी एक हमारे इधर से निकालते थे, उन्होंने वो चली नहीं, बंद कर दी। एक अपने ऋषिकेश से निकालते थे बच्चों का नजरिया, उनियाल जी, वो भी कुछ समय निकाल पाए, फिर वो बंद करनी पड़ी। मतलब बहुत सारी चुनौतियां है ना। तो ये हमारे सामने आज के समय की बहुत बड़ी चुनौती है। धार जैसी संस्था जो कि एक अलग लेवल पर काम कर रही है, उनको अगर ये सामग्री नहीं मिली तो वो भी कितना कर पाएंगे, गढ़वाली कुमाऊनी को छोड़ करके। अभी हेमपंत ने बहुत प्रचार में एक किताब निकाली, वो भूगुति वासुति, तो उसके 6-7-8 संस्करण उसके आ गए हैं। बहुत लोगों ने हाथों हाथ लिया उसको। बाल साहित्य की, परंपरागत बाल साहित्य की किताब थी, जिसको मैं लोक बाल साहित्य कह रहा हूँ, जो परंपरा से हमारी भाषाओं में प्रचलित है। गढ़वाली कुमाऊनी में थोड़ा बहुत संकलन हुआ है, बाकी जौनसारी, रवाल्टी। अच्छा, एक ऐसा होता है कि जो भाषा जिस समाज की होती है, जितने छोटे समूह की होती है, या जिसको वैसे तो आज भाषा वैज्ञानिक किसी भाषा को बड़ी या छोटी नहीं कहते हैं। ये कहा जाता सारी भाषाएं बराबर है, सारी भाषाएं ताकतवर है, कोई भी भाषा किसी से बड़ी और कोई भी भाषा किसी से छोटी नहीं होती है। लेकिन हम माने ये कहते हैं कि चलिए कम बोलने वालों की संख्या है, वन राज्यों की भाषा छोटी भाषा है, लेकिन जो भाषा जितनी छोटी होती है उसमें उतना विपुल और स्पेशल किस्म का लोक साहित्य होता है, क्यों उनका अनुभव संसार ही अलग होता है। वनराजी लोग आज भी गुफाओं में रहते हैं, तो बताइए उनका लोक बाल साहित्य कैसा होगा, उसमें किस चीज का वर्णन होगा। हमारे जो जाट लोग हैं या भोटिया लोग हैं जो चमोली के हैं और पिथौरागढ़ के हैं, उनका जीवन बिल्कुल सीमावर्ती लोगों का है। मैं रहा हूँ ना, मैं चमोली का हूँ, तो मुझे पता है कि वहां पर जो एक उनकी लोक कथाएं हैं, उनके जो लोकगीत है, वो एक अलग तरह के, अलग दर्जे के हैं, जो कि संग्रह में नहीं आ पाए, जिनका लिप्यांकन नहीं हो पाया। अब देखिए, आपने ये जो फूलदेई का पर्व है, बाल पर्व इसको कहा जाता है, तो हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रत्येक भाषा में हर पर्व के लिए अपने वक्तव्य में किरोला जी ने जैसे खेल गीत कहा, पर्व गीत कहा, अपने पहेलियां हैं, अपने लोरियां हैं, ये सब परंपरागत रूप से हमारे यहाँ पर उपलब्ध रही है। जैसे ये जो फूल संक्रांति का है, इसके कई लोकगीत प्रचलन में रहे हैं। एक गीत आपने टीवी के माध्यम से सुना, वो यूट्यूब के माध्यम से, वो तो आज के समय में यूट्यूब है, तो हमारे कुछ गीत और कुछ धुनें और कुछ शब्द और कुछ पंक्तियां यूट्यूब के माध्यम से संरक्षित हो रही है। जैसे आपने फूल चल फुलारी फूलों को, फूल बीनी लोला, सौदा सौदा फूल मारियों का जूठा फूल नदी। इसी तरह फूल देई फूल संग्राम, ये जो है फूल देई के गीत है। ऐसे ही
हमारे यहाँ पे कुछ खेल गीत भी चलन में रहे हैं। जैसे आप लोगों ने अटोरम, ये क्या है वो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू, ये शायद हिंदी से आया हुआ है ना। तो उससे पहले जो पहाड़ों में बोलते थे, वो ये गीत बोलते थे, उर्गुजी मुर्गुजी लया लछो पितल कछो ओढ़ मोड़ दैनी हाथी तोड़ता ठसकढ़ा। ये सुना है किसी ने? नहीं सुना है? हाँ हाँ हाँ, ये तो ये हम लोगों ने भी खेला था, लेकिन ये संग्रहण और लिप्यांकन के अभाव में इस तरह के बहुत सारे गीत थे, वो लगभग खत्म हो गए, वो संग्रहित नहीं हो पाए। और ऐसे अगर गीत जब आते हैं तो बच्चे इनमें रुचि लेते हैं, इनमें मजा आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह जो है, जैसे लोरी है, लोरी तरह तरह की लोरियां बच्चों को, असल में लोरी का मतलब खाली सुलाने के गीत नहीं होते हैं, बच्चों को चुप कराने के। हर भाषा में, यहाँ पर जो 13 मैं क्षेत्रीय भाषाओं की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक भाषा में लोरियों का चलन है, आज भी है, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उनका संग्रहण बाकी है। जैसे इसी तरह एक 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 अब देखिए क्या होता है, कुछ स्थितियां मेरे ख्याल में मौसम की स्थितियां है ना, जैसे कई बार पहाड़ों में क्या होता है, जब धूप होती है और उसके साथ साथ बारिश भी आ जाती है। ऐसा देखा होगा कई लोगों ने, मौसम जब अच्छी सी धूप रहती है और बारिश भी आ जाती है, बड़ा चमत्कारी मौसम होता हो, तो जिसको शाल का भी बोलता है, आपके यहाँ भी होगी। हाँ हाँ, तो वो एक बार हमने गोपेश्वर में एक कार्यशाला की, तो वहां पर हमने ये इन्हीं परंपरागत गीतों को संग्रह की कार्यशाला की थी। तो उसमें से बुड्ढे जी वो गीत लेके आए थे कि हम बचपन हम भी बोलते थे उसको, लेकिन हमको याद नहीं था पूरा, वो लिपिबद्ध भी नहीं था। तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ उसको। घाम पानी शाल पुलियो, शाल की बुई मांगल लगो, रिखणी बान भोण पुलियो, शाल को बुबा ढोल को बजो, रिख मास्त पोट को बजो, शाल की दुलनी बैठी ये पानी, फंड भाजी के शालीन रानी। तो ये नाचते थे बच्चे। ये विशिष्ट मौसम का आनंद लेने के लिए बना हुआ एक परंपरागत या लोक बाल साहित्य है, लोकगीत है। इसको आप लेबल दे सकते हैं, जिस लेबल की मैं बात कर रहा हूं, आप उस इनमें से हम एक इसको किसी लेबल पर हम वो कर सकते हैं। आज की तिथि में जैसे हमको 2 तरह का काम करने की जरूरत है। एक तो परंपरागत बाल साहित्य के संग्रहण की, जैसे किरोला साहब भी कह रहे थे, जितनी हमारी जो 13, 14, 15 भाषाएं, इनमें जो भी परंपरागत बाल साहित्य प्रचलित है मौखिक रूप से, उनके संग्रहण किए जाने की जरूरत है, चाहे विश्वविद्यालय के स्तर से हो, विभाग के स्तर से हो, भाषा संस्थान के स्तर से हो। ये बहुत तेजी से समाप्त हो रहे हैं। दूसरा, लिखे जाने की जरूरत है। प्रत्येक गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी में लिखने वाला व्यक्ति बच्चों के लिए भी लिखे, आवश्यक रूप से लिखे, क्योंकि बच्चों से ही हमारी भाषा का विकास होना है। भाषा, जब हम भाषा को बचाने की बात कर रहे हैं, तो असल में हम ये सोचते हैं कि शायद मौखिक रूप से अगर बच्चा गढ़वाली बोल रहा तो गढ़वाली में पारंगत हो। हमारे भाषा को समझने के 2 मानक हैं स्पष्ट तौर पर। गढ़वाली के लिए हम दूसरे मानक है हमारे दिमाग में, और संस्कृत अंग्रेजी के लिए दूसरे मानक हैं। गढ़वाली जो बोलता है, क्षेत्रीय भाषा जो बोल लेता है, उसको बोलते हैं हम, ये तो भाई अरे बाबा ये तो पंडित है गढ़वाली का, क्यों वो बोल रहा हो, उसको चाहे एक अक्षर पढ़ना नहीं आता हो। गढ़वाली में जो बोल लेता है, जरूरी नहीं उसको उसके सामने धार रखो वो किनारे कर देगा, अरे यार समझ में नहीं आ रहा मेरे, और ना वो लिख सकता है, इसका मतलब वो दक्ष नहीं है ना, अधूरी भाषा ही दक्षता है उसकी। और जैसे संस्कृत अंग्रेजी वाला है, अगर वो हमारे गुरुजी एक बहुत बढ़िया अंग्रेजी पढ़ाते थे, बहुत ही शानदार पढ़ाते, उनको व्याकरण का बड़ा, बोलते नहीं थे, वो बोल नहीं पाते थे ना, लेकिन लोग उनको अंग्रेजी का परम विद्वान बोलते थे। संस्कृत में भी होता है ना ऐसा, मतलब अगर आप पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, तब भी उनको परम विद्वान बोलते हैं, बहुत विद्वान। लेकिन गढ़वाली कुमाऊनी के लिए हमने दूसरे मानक रखे हुए हैं। पढ़ने लिखने की दक्षता के लिए बच्चों के, हम सिर्फ बोलना ही नहीं है, पढ़ने लिखने की दक्षता भी उनके अंदर बढ़ानी है। उसके लिए हमारे पास साहित्य होना बहुत जरूरी है, और विविधता भरा साहित्य। सिर्फ हम ये जो है कहानी कविताओं से काम नहीं चले। कहानी कविताओं के अपने पाठक वर्ग होता है इनका। कुछ बच्चे विज्ञान का साहित्य पसंद करते हैं, कुछ रोमांचक साहित्य पसंद करते हैं, कुछ लोक कथाएं पसंद करते हैं। अलग विविधताओं का साहित्य होना चाहिए, जैसे बड़ों के लिए होता है वैसे बच्चों के लिए भी होना चाहिए। तो
हमारी जो नई शिक्षा नीति की क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण, क्षेत्रीय भाषाओं का शिक्षण, बहुभाषावाद, मल्टीलिंगुअलिज्म, एनवायरनमेंट का क्रिएशन जो हम स्कूलों में करने की बात की जा रही है नई शिक्षा नीति में, वो बिना क्षेत्रीय भाषाओं में, बिना बाल साहित्य की उपलब्धता के आगे नहीं बढ़ेगा। हम गढ़वाली पढ़ाने की बात कर रहे हैं, गढ़वाली के माध्यम से पढ़ाने की बात कर रहे हैं। गढ़वाली कैसे पढ़ेगा बच्चा? एक टेक्स्ट बुक से सीख जाएगा वो? उसके पास सहायक सामग्री होनी चाहिए पढ़ने की, लाइब्रेरी मटेरियल होना चाहिए पढ़ने, रीडिंग मटेरियल होना चाहिए पढ़ने, कोई रोमांचक साहित्य भी होना चाहिए, जैसे गुलशन नंदा आदि आदि। गुलशन नंदा और वो जो कर्नल रंजीत के माध्यम से पता नहीं कितने लोगों ने हिंदी सीखी, पढ़ना तो सीखा, उसके बाद उत्कृष्ट साहित्य पढ़ लिया उन्होंने। लोक कथाएं हमारे पास, अभी पंजानी जी पूछ रहे थे लोक कथाएं कितनी है, 100 से ज्यादा, मैम को पता है, 100 से ज्यादा, मेरे ख्याल में गढ़वाली कुमाऊं में 100 से ज्यादा लोक कथा के संग्रह निकले हुए हैं हर साल। मतलब मेरी जानकारी में तो हर साल 2-2, 3-3, 4-4 लोक कथाओं के संग्रह। हालांकि उनमें रिपीटिशन बहुत होता है, रिपीटिशन स्वाभाविक भी है। वो कुमाऊं में जो लोक कथा प्रचलित है वही लोक कथा हमारे यहाँ भी प्रचलित है, उसका नाम बदल जाता है। कुमाऊं में फतेह सिंह साहब, हमारे यहाँ सतेह सिंह हो जाता है। तो कुमाऊं में एक राजा था तो गढ़वाल में वो रानी हो जाती है, इतना अंतर होता है, बाकी कथाएं वही होती है। आपको हमारे मैं गोचर में वो गोपेश्वर का जो मंदिर था ना, उसमें उसके बारे में ये बोलते थे कि भाई यहाँ पे वो आता था सगर का एक ग्वाला, अब वो उसकी एक गाय जो है, इस कूंज है वहां पे, एक झाड़ी है ना, तो साल भर वो फूली रहती है। तो वो एक कथा थी कि वो जो गाय वहां जाती थी, उसके कूंज के नीचे एक पत्थर था, उसमें दूध देती थी वो। फिर वो यार वो घर जाता था तो उसने कहा ये दूध कम, तो एक दिन उसने पीछा किया गाय का, तो वो देखा वहां दूध दे रही, तो उसने वहां पे मंदिर बना दिया, वो गोपीनाथ का मंदिर कहलाया। फिर वो कहानी मैंने कुमाऊनी में भी पढ़ी, फिर वो दक्षिण भारत की भी पढ़ी, फिर राजस्थान की भी पढ़ी, फिर नॉर्थ ईस्ट की भी पढ़ी, और विदेशों में भी है ये कहानी। पात्र बदल जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं, लेकिन कथा का कंटेंट, जैसे फिल्में होती है ना मसाला, लोक कथाओं में मसाला होता है, लेकिन वो लोक कथा अभी जैसे मैंने ईदगाह जो है, असल में मैं हम सोचते थे ईदगाह जो हमने पढ़ी वही ईदगाह है, लेकिन नहीं है। ईदगाह तो बहुत लंबी कहानी है, वो एडॉप्ट की गई है। 6 में हमने जो पढ़ी ईदगाह, उसी तरह बाल साहित्य के को उसके एडोप्टेशन की भी जरूरत है। लोक कथाओं को बाल साहित्य के अनुरूप लिखना, बाल मनोविज्ञान के अनुरूप लिखना, धार्मिक साहित्य को, हमारे परंपरागत साहित्य को, परियों की कहानी को, सब है हमारे पास, सब है, उसको बाल साहित्य के फॉर्मेट पे लिखना। और बाल साहित्य का आज की तिथि में एक शानदार काम हुआ है। बाल साहित्य कैसे लिखा जाएगा, आपका लेविन वन का साहित्य क्या होगा, कितने उसमें शब्द होंगे एक पंक्ति में, ये सब टेक्निकली, जिसको कहते हैं टेक्निकल तरीके से ये सब तय है। आप लेवल 1 का साहित्य लिखते हैं तो उसमें ये एक वाक्य में 2 या 3 शब्दों को माना जाता है। आप लेवल 2 का लिखते हैं तो उसमें वाक्य बड़े हो जाते हैं, शब्द भी थोड़ा आप बड़े लिख सकते हैं, अनुसार भी आप विस्तृत कर सकते हैं। हमारे सामने आज की तिथि में गढ़वाली कुमाऊनी में कुछ लोग अच्छा बाल साहित्य लिख रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छा लिख रहे हैं। गढ़वाली कुमाऊनी भाषा की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी में तो लिख ही रहे हैं, वो तो किरोला जी को अच्छे से पता है। गढ़वाली कुमाऊनी की रचनाएं उनके पास कभी कभी आती है, लेकिन बहुत कम आती हैं। और इसके अलावा एक तो अब जैसे मैं एक बार एक गोष्ठी में बोल रहा था, नहीं लिखा रहे, तो वो कोई राइटर मुझसे कह रहे भाई साहब हम मैं लिखता हूँ पर छापेगा कौन इसको? वाजिब सवाल था भाई, क्षेत्रीय भाषाओं में बाल पत्रिकाएं तो है ही नहीं, और अगर हो भी मैं कल ही मैं तैयार करता हूँ, लेकिन वो चलेगी कैसे? और जो चीज चलती नहीं है और लेकिन उसका जिंदा होना जरूरी है, उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए आती है सरकार, आगे इंस्टीट्यूशन आगे आते हैं, विश्वविद्यालय आगे आते हैं, विभाग आगे आते हैं। वो यहाँ नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत तौर पर ये चीजें नहीं चला सकता है, क्योंकि ये सस्टेन टफ चीजें है, मुश्किल चीजें है। आज क्षेत्रीय भाषाओं को बचाने की जो मुहिम है, उसमें उसके तौर तरीकों में हमको काम करना होगा। उसमें से एक हथियार साहित्य है, और उसमें से एक शाखा बाल साहित्य की भी है। बाल साहित्य के माध्यम से भी हम क्षेत्रीय भाषाओं को ताकत दे सकते हैं। शिक्षा में
क्षेत्रीय भाषाओं का शानदार तरीके से उपयोग कर सकते हैं, एक संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उसकी भाषाई दक्षता बढ़ाने के लिए बच्चों के अंदर, आने वाली पीढ़ी के अंदर भाषाई दक्षता कम से पढ़ने और लिखने की दक्षता बढ़ाने के लिए बाल साहित्य का, क्षेत्रीय भाषाओं में बाल साहित्य का लिखना बहुत जरूरी है। सिर्फ क्षेत्रीय भाषाओं में हम कहानी कविताएं बड़ों के लिए लिख करके ही काम नहीं चलने वाला, अनुदित साहित्य होना चाहिए। इक्के दुक्के अनुवाद हुए हैं, मैम ने एक किया है अनुवाद, तो लेकिन कम से हमको संतोष नहीं करना चाहिए। अभी मैं एक जगह ऐसी बात कर रहा था तो एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई साहब गढ़वाली में तो बहुत बाल साहित्य लिखा जा रहा है। और मैंने कहा भाई ये तुलनात्मक चीजें हैं, मैं इस वक्त हिंदी और अंग्रेजी की तुलना में बात कर रहा हूँ, और आप जो है जाड़ की भाषा या राज्य की भाषा की तुलना में बोल रहे हैं कि गढ़वाली में बहुत साहित्य है। वो तो है ही, पर आप तुलना किससे कर, हमारी तुलना किससे? हमारी तुलना तो आज की दुनिया से है ना, आगे की दुनिया से है, पीछे की दुनिया से नहीं है। तो धन्यवाद। मैं दाद का एक बार पुनः कि इस बहुत बर्निंग इश्यू पे आपने आज का विमर्श रखा, चर्चा रखी। धन्यवाद आप सबको सुनने के लिए। नमस्कार।